करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों का इस चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट पार्ट बाकी है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अपने जो वेजिटेशन प्लांट्स और है, वाइल्ड लाइफ और है, उनके रिलेटेड अपन को यहाँ पे पढ़ना है। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ऐसा बोल रहे हैं जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये सब मिलता है और जहाँ पे अपन लोगों को प्लांट और वेजिटेशन का एग्जिस्टेंस पाया जाता है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर मतलब तुम्हारी लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब तुम्हारा पानी, एटमॉस्फेयर मतलब तुम्हारी हवा। चलो, ecosystem is a network of interaction among organism and between non-organism and their environment living in a specific space। ऐसा बोल रहे हैं इकोसिस्टम मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करता है एक एनवायरनमेंट में, ताकि वो लोग एक दूसरे से बोलते हैं ना एक साइकिल कंप्लीट कर सके, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। वापस, इकोसिस्टम एक नेटवर्क है, इंटरेक्शन अमाउंट ऑर्गेनिज्म, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने एनवायरनमेंट में खुद की एक स्पेस क्रिएट कर सके, एक दूसरे के साथ एक साइकिल क्रिएट कर सके, वो होता है इकोसिस्टम। आते हैं यूजफुलनेस ऑफ प्लांट। प्लांट कहाँ कहाँ यूज़ आता है, प्लांट का क्या क्या यूज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वो अपन को टिम्बर मतलब वुड प्रोवाइड करता है, एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करता है, अपन को ऑक्सीजन देता है, प्रोटेक्ट सॉइल। मैंने तुमको बताया था कि तुम्हारा जो पेड़ है ना वो सॉइल को जकड़ के रखता है, तो सॉइल को वो प्रोटेक्ट करता है, वो सॉइल इरोजन होने से बचाता है। एक्ट एज शेल्टर बेड्स, मैंने तुमको बताया था शेल्टर बेड्स क्या होता था। ये तुम्हारी फील्ड है जहाँ पे तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, यहाँ पे इस तरह से पेड़ उगाए जाते हैं शेल्टर बेड की तरह, ताकि हवा जो आए उसको ये ब्लॉक कर सके, वो हवा का बहाव देख सके, उस हिसाब से क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके, तो वो शेल्टर बेल्ट की तरह एक्ट करते हैं। हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये ना अंडरग्राउंड वाटर को रीस्टोर करवाने में हेल्प करवाते हैं। ये अपन को फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पाइन देते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें अपन को प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया यूजफुलनेस ऑफ प्लांट। अब आते हैं यूजफुलनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ अपने लिए क्या काम आते हैं, अपन को मिल्क, मीट, हाइड, वुल, ये सब कौन देता है, ये अपन को वाइल्ड लाइफ देता है। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड हनी, बीज अपन को क्या प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड करती है। ये अपन को पॉलिनेशन, जो एनिमल वाइल्ड लाइफ है वो अपन लोगों को किसमें, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करवाते हैं। डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। जब इनकी बॉडी मतलब ये लोग मर जाते हैं ना, तो इनकी बॉडी जब सॉइल के अंदर मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। उस वजह से सॉइल को क्या प्रोवाइड होती है, फर्टिलिटी प्रोवाइड होती है। वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइवस्टॉक, वल्चर का काम क्या है, जो एनिमल मर गया उसको आके खाना। अब वल्चर का काम है कि इसको आके खाएगा, तो अब उस वजह से क्या होता है ना, ये जो अगर सपोज अगर वल्चर ये डेड एनिमल्स को नहीं खाता और वो वहाँ पे ही पड़ा रहता तो कितना ज़्यादा बदबू और वो सब हो जाता। तो वल्चर एक ना एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है, इसलिए वल्चर को बोला जाता है क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, इतना पार्ट समझ आया। अपन ने क्या क्या पढ़ा, यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स पढ़ा, यूजफुलनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किस किस टाइप के होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉरेस्ट, एक होता है ग्रासलैंड, एक होता है स्क्रब्स, एक होता है टुंड्रा। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जो बड़े पेड़ पाए जाते हैं वो हमारे फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होती है वहाँ पे तुम लोगों, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई होता है तुमको, वहाँ पे क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट। जब तुम्हारी पानी की अमाउंट कम हो जाएगा, मॉइस्चर का अमाउंट कम हो जाएगा, तुम्हारे पेड़ की जो साइज़ है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर सेकेंड आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ या ग्रास फॉर्म होती है, उसको अपन बोलते हैं ग्रासलैंड। वापस मैं बोलूँगी, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है और जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं वो हमारा ग्रासलैंड है। ठीक है, आगे आते हैं स्क्रब्स। In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and shrubs grow which have deep roots and leaves and have thorny and वैक्सी सर्फेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन। स्क्रब मतलब तुम लोगों ने देखे इस तरह के पेड़ होते हैं, मतलब जो डेजर्टेड एरियाज में पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रब्स। स्क्रब्स कहाँ पाए जाएंगे, लो एरिया जहाँ पे बिल्कुल रेनफॉल्स नहीं होती, वो उनका जो लीव्स होती है ना वो कैसी होती है, वैक्सी मतलब थोड़ी चिकनी लीव्स होती है उन लोगों की, और वो लोगों का
टू रिड्यूस, मोर ओवर उन लोगों का जो सरफेस होता है ना वो भी है ना वैक्सी होता है, उस वजह से जो मॉइस्चर होता है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनका जो है ना वैक्सी सरफेस है वो इसीलिए ये ताकि वो लोग क्या कम कर सके, मॉइस्चर कम कर सके बाय ट्रांसपिरेशन। आगे आते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड पोलार रीजन में। जो पोलार रीजन में जहाँ पे बर्फ और बहती आती है वहाँ पे जो वेजिटेशन पाया जाता है वो तुम्हारा टुंड्रा वेजिटेशन है। ये पार्ट क्लियर हुआ, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। फॉरेस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दे शेड देयर लीव्स। शेड देयर लीव मतलब पत्ते गिरना, पत्ते गिरने के बेसिस पे अपने फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ के बोलते हैं ना इनके पेड़ है ना ज़्यादा अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, चाहे वो कोई भी सीजन की बात करें। डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जहाँ ये पूरे टाइम हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जहाँ की लीव, जहाँ पे पेड़ अपनी लीव्स को शेड करते हैं कोई पर्टिकुलर सीजन में, वो शेड करने का रीज़न ये है ताकि वो लोग क्या कर सके, जो मॉइस्चर उनके लीव्स में से ख़त्म हो चुका है ना तो वो उस लीव्स को गिरा देते हैं जो जिस लीव में से मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, और नई लीव उगाते हैं ताकि वापस मॉइस्चर क्या हो सके, रिटेन हो सके। वापस समझ लो, डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जो जहाँ पे पेड़ अपने क्या करते हैं, लीव्स को गिराते हैं। वो लीव्स क्यों गिराते हैं, ताकि जो मॉइस्चर लॉस हो चुका है वो वापस रीगेन हो सके नए किससे, लीव से। आगे आते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट के भी दो टाइप है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, ये पार्ट एकदम क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखना, बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ ऐसा बहुत हाई फाई जैसा नहीं है। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरह से अब अपन अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अपन को पता है कि भाई प्लांट अपन को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वो अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट और ह्यूमन के इंटरफेरेंसेस की वजह से आज के टाइम पे अपने जो प्लांट और एनिमल है ना वो लोग अपने नेचुरल हैबिटेट्स लूज़ कर रहे हैं। मतलब ये जो एनिमल्स है उन लोगों का नेचुरल हैबिटेट मतलब घर क्या है, ये जो जंगल और होता है वो, पर ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि उन लोगों को अपना घर अब खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीज़ों के लिए, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल वेजिटेशन खत्म होने का, वो है डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को काटना। सेकेंड, सॉइल इरोजन अगर होगा तो उस वजह से तुम्हारा पेड़ एंड पौधा ज़्यादा उगेंगे नहीं, पेड़ एंड पौधे ज़्यादा नहीं उगेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी तुम्हारा क्या होगा, उस वजह से भी तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन कम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, खाद मतलब बहुत ज़्यादा अपन इधर उधर खड्डे खोदेंगे, उस वजह से भी तुम लोगों का नेचुरल वेजिटेशन बहुत लॉस होता है। फॉरेस्ट फायर जो अभी अमेजोन में हुआ, अमेजोन में जो फायर, ऑस्ट्रेलिया में जो फायर हुआ उस वजह से कितना सारा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो फॉरेस्ट फायर की वजह से भी अपन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सुनामी और लैंडस्लाइड्स की वजह से भी अपन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। पोचिंग मतलब जो अपन लोग हंटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उस वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हंटिंग एक्चुअली इलीगल है, पर हंटिंग क्यों की जाती है, ताकि उनका जो स्किन है, नेल है, टिथ है, ये सब उनको मिल जाए। नॉर्मली है ना किस किस लोगों की, किस किस एनिमल्स की हंटिंग की जाती है, टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, ब्लैक बक हो गया, ये सब की हंटिंग की जाती है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होना, एक्सटिंक्शन मतलब फिनिश होने का रीज़न क्या है, ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का फिनिश होने का क्या रीज़न है। मेजर्स फॉर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं ताकि अपन अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। अब नेशनल पार्क में क्या होता है, एक एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना किसी ह्यूमन का आना जाना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो वहाँ पे क्या एनिमल्स और प्लांट ईजिली ग्रो कर पाते हैं। सेम सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी इस तरह के ही होते हैं जहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड अमाउंट तक ही परमिटेड होती है और वहाँ पे आप लोगों को वाइल्ड लाइफ को तंग करने का, वहाँ पे कोई हंटिंग करने का या फिर बोलते हैं ना वेजिटेशन को काटने का परमिशन नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ क्रिक, लेक्स एंड वेटलैंड्स, जो तुम्हारे छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं उसको कंजर्व करो, ताकि वो कंजर्व रहेगा तो तुम लोगों के एनिमल्स के लिए पानी पीने की व्यवस्था रहेगी, अरेंजमेंट रहेगा, तो उस वजह से भी तुम लोगों का क्या होगा, वेजिटेशन मेंटेन रहेगा। फिर ना अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, वन महोत्सव, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो ताकि लोगों में अवेयरनेस आए अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट वाइल्ड लाइफ, अबाउट नेचुरल वेजिटेशन।
स्कूल के चिल्ड्रन को नेचुरल साइट्स की विजिट पे लेके जाओ, ताकि उन लोगों को ना नेचर की ब्यूटी के बारे में पता चले, उन लोगों को पता चले कि हमारे पास कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, हम लोगों को इसको किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए हमारे पास कितनी ज़्यादा स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब अलग अलग वेराइटी की अपन के पास वाइल्ड लाइफ है, तो उसको किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए वो सब उनको पता चलेगा। किलिंग एंड हंटिंग को कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर देना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है साइट्स करके, CITES साइट्स करके। इसमें क्या होता है, इसमें वो लोगों के पास एक लिस्ट होती है कुछ स्पीसीज की, कुछ एनिमल्स की, जिसके रिलेटेड आपको हंटिंग बिल्कुल भी परमिशन, उनकी हंटिंग करना आपको बिल्कुल भी परमिशिबल नहीं है, उनकी हंटिंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो ये तुम्हारा पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। एक बार वापस देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में पहले अपन ने बायोस्फीयर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर इकोसिस्टम। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे ये लोग सब कांटेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है। यूजफुलनेस ऑफ प्लांट में अपन ने देखा प्लांट अपन के लिए क्यों क्यों यूजफुल है। वाइल्ड लाइफ में अपन ने देखा वाइल्ड लाइफ अपने लिए कहाँ कहाँ यूजफुल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में देखा अपने पास 4 पार्ट है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। उसके बाद फॉरेस्ट को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को 2 पार्ट में अगेन डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। कंजर्वेशन में अपन ने देखा कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ, किस तरह से अपन को प्लांट अपन को हर चीज़ प्रोवाइड करता है, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी प्लांट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर अपन ने देखा क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनके डिस्ट्रक्शन के लिए, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर्स, टी सुनामी, पोचिंग एक्टिविटी, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इनके डिस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद मेजर्स फॉर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्या क्या मेजर्स लिए गए ताकि अब इनको प्रोटेक्ट कर सके। सेंचुरीज बनाई गई है, फिर वाटर और लेक को प्रिजर्व करने का सिस्टम बनाया गया है, बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्कूल चिल्ड्रंस को अपन को लेके जाना चाहिए ताकि उनको नेचर की इंपॉर्टेंस समझ आए। किलिंग एंड हंटिंग को प्रोहिबिट करना चाहिए। साइट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जहाँ पे एनिमल की ट्रेडिंग, कुछ लिस्ट है जो एनिमल की ट्रेडिंग कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिट की गई है। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट अपना यहाँ पे खत्म हुआ, ये चैप्टर भी अपना यहाँ पे खत्म हुआ।